क्या पैसे की ताकत जिम्मेदारों को इतना अंधा कर देती है कि उन्हें सही और गलत दिखना बंद हो जाता है? पैसों की मार क्या सभी संवेदनाएं खत्म कर देती है? किसी भी मजबूर और मजलूम के जीवन से खेलने को कैसे तैयार हो जाते हैं ये जिम्मेदार? घुटने के बल क्यों बैठ जाती है ये व्यवस्था पैसों के दम पर ताकत बने एक ताकतवर व्यक्ति के आगे? क्या अब एक मजबूर की आवाज़ की सुनवाई कहीं नहीं होगी? क्या बिना पूरी तनख्वाह मिले बीमारी की हालात में भी नौकरी से छुट्टी जाना कोई गुनाह हो गया है? तो आज चर्चा करेंगे ऐसी ही एक विभत्स घटना पर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं खोज खबर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नवीनतम वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आपका यही सहयोग हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता की ताकत है। आज बात करते हैं ऐसी घटना की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप मजबूर हो जाएंगे ये सोचने को कि खुद या अपने बच्चे को किसी के पास नौकरी करने भेजे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब पैसे की ताकत में अंधा एक मालिक अपने नौकरों पर अपने पैसे की ताकत पर बने राजनीतिक और प्रशासनिक संबंधों का दुरुपयोग करने पर उतर आता है तो क्या हाल कर देता है। चलिए आते हैं घटना पर। 57 वर्षीय भरतलाल शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो मथुरा निवासी है, फतेहपुर की रानीपुर स्थित बीएम फूड एंड एग्रो नामक कंपनी जिसके मालिक मुदित मिश्रा हैं में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत होता है, जिसका मुख्य कार्य सेल्स टीम का समन्वय करना और बाजार से ऑर्डर एकत्रित कर कंपनी को देना होता है। इसके बाद कंपनी को इसी ऑर्डर के अनुरूप व्यापारियों के यहाँ माल पहुँचाने और भुगतान प्राप्त करना होता है। बस यहीं से शुरू होती है समस्या। कंपनी ना तो ऑर्डर के अनुरूप प्रोडक्ट ही व्यापारियों को दे रही थी और ना ही समय का ध्यान रख रही थी। कंपनी के मालिकों से तमाम बार शिकायतों के बावजूद कोई सुधार न होता देख भरतलाल शर्मा ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कंपनी द्वारा ना तो समय से व्यापारियों को माल ही दिया जा रहा था और ना ही कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन। इधर इसी बीच भरतलाल शर्मा के सर में कई गांठें भी उग आई थीं। इसी स्थिति में वेतन न मिल पाने से आर्थिक अभाव और सर की गांठों की पीड़ा झेल रहे भरतलाल ने कंपनी के मालिक मुदित मिश्रा से अपने आप को कार्यमुक्त करने को कहता है, जिससे वह घर जाकर इलाज करा सके। छुट्टी के नाम से ही मुदित मिश्रा आग बबूला हो जाते हैं और अपने योगी सरकार के कई बड़े मंत्रियों के साथ फोटो दिखाकर संबंध बताते हैं। कभी अपने असलहे दिखाकर धमकाते हैं। इन धमकियों का दबाव बनाकर भरतलाल को सीधे फील्ड में जाकर काम करने के लिए ड्राइवर रवि की निगरानी में भेज देते हैं। इसके बाद 18 तारीख को स्वयं भी फील्ड पर पहुंच जाते हैं। इधर भरतलाल के सर दर्द की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही थी। वह कई बार बेहोशी की हालातों तक भी पहुंचा और इस पर भी फील्ड में उसके साथ घूम रहे मालिकान को रत्ती भर भी तरस नहीं आया। रात में बहराइच के होटल में रुकने पर फिर एक बार भरतलाल ने छुट्टी की गुहार लगाई, लेकिन पैसों की ताकत के अंधकार में डूबे इस व्यक्ति को कहाँ किसी की पीड़ा दिखाई देनी थी। हुआ भी ऐसा ही। गाली गलौज और धमकियों के साथ भरतलाल को चुप करा दिया गया और दूसरे होटल में रुकने को भगा दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन भी भरतलाल फील्ड पर अपने कंपनी मालिकों के दबाव में इसी गंभीर हालातों में काम करता रहा। अंत में वापसी के समय लखनऊ आते आते भरतलाल के सर की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वह गाड़ी में ही कई बार बेहोश तक हो गया। अब तक भरतलाल समझ चुका था कि उसे फैसला लेना ही होगा
कि वह सर की पीड़ा से मरना पसंद करेगा या मालिक के डर से। आखिरकार बढ़ते हुए दर्द के आगे मालिक मुदित मिश्रा का डर कमजोर पड़ ही गया और भरतलाल ने फील्ड से वसूली की गई सारी राशि ड्राइवर रवि को कागज पर लिखवा व हस्ताक्षर कर सुपुर्द कर दी और निजी वाहन से इसी खराब हालात में अपने घर मथुरा के लिए निकल पड़ा। ड्राइवर द्वारा जैसे ही यह बात मालिक मुदित मिश्रा को बताई गई, वह तुरंत ही अपने प्रभाव का प्रयोग करने लगा और पुलिस को झूठी घटना बता कर भरतलाल को पकड़ाने के लिए भेज देता है। लेकिन भरतलाल पुलिस को नहीं मिलता और ना ही ऐसी किसी घटना की जानकारी ही पुलिस को मिलती है। इसके बाद कई बार मुदित फोन पर भरतलाल को दोबारा काम पर लौट आने के लिए धमकाता है और काम छोड़ने पर जेल भिजवाने के लिए लाखों रुपए तक खर्च कर देने की धमकियां देता है। वह यह रुपया किन किन लोगों पर खर्च करने वाला था, यह एक बड़ा सवाल है जिससे व्यवस्था को खरीद सके। सुनिए क्या कहता है मुदित। पवन श्रीवास्तव पे 1,19,000 रुपए की एक ही पार्टी पे मान लीजिए जिसके पास आप गए थे और उसी दिन गाड़ी गई थी, उसका पेमेंट आपके पास आ गया दुबे के यहाँ। सुनो 11,29,000 रुपया टोटल पार्टियों में 60,000 रुपया दिलवाया न उनको। डीलर बनने का मतलब ये होता है कि डीलर तो पेमेंट लो 70% से नीचे माल नहीं देना चाहिए। हमने यही मेरी पॉलिसी थी, 100% में माल दिया, 100% उधार। और उसके बाद हमसे कहता है कि भैया मेरे भरोसा रखो, मेरा भरोसा मैं चेक रखा हूँ। तो पेमेंट किससे नहीं आए ये बता दो आप मुझे। अभी कहाँ पेमेंट, ये तो रूटीन है। पार्टी जितनी बढ़ेगी, पार्टी जितनी बढ़ेगी उतना पेमेंट बढ़ेगा मार्केट में। पार्टी बहुत है ना, 31 पार्टी में 15,000 रुपया दोगे ना, मार्च का देखा जाए तो 3 साल ये फरवरी का, दिसंबर का सबका पेमेंट है। आज के पेमेंट लिया, दारूबाजी डेली वहाँ पे हुई। शर्मा जी इससे ज्यादा पैसा खर्च कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ईमानदारी से ज्यादा पैसा खर्च कर दूंगा। हम तुमसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, फर्जी बातें ना करो। मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये धमकी देते हो ना तो इससे ज्यादा पैसा खर्च करो। आप मरवा देना मुझे, नहीं आप मरवा देना ना मुझे, नहीं पेमेंट में भेज रहा हूँ, फिर भी आप जो रोजाना ये धमकी देखो, सुनो आप मरवा दोगे मुझे, आप केवल मरवाओगे, पुलिस में अरेस्ट कराओगे, पुलिस में अरेस्ट कराओगे, क्यों तक कराएंगे? नहीं पुलिस में अरेस्ट कराओगे, क्या करवाओगे? 5-6 लाख रुपए खर्च करने के लिए, काय में 5-6 लाख रुपए खर्च करोगे? के लिए काय में 5-6 लाख रुपए खर्च करोगे? आप मरवाओगे मुझे, पुलिस में अरेस्ट कराओगे, पूरी जमान नीचे हो जाएगी। शर्मा जी इसीलिए गुस्सा आ रही बहुत ज्यादा। हम तुमसे इसीलिए तुमको इतना कहते हैं, सिर्फ घर में बैठे बैठे, हम तो धोनी इससे सिर्फ इतना कहते हैं कि घर में बैठे बैठे सिर्फ पैसे में बात करो और कोई बात ना करो। जो करा तुमने 70,000 रुपया महीने इसमें तनख्वाह उठाई है पूरी। तो पैसे मुझसे कहते कि पैसे निकलवा दूंगा उनका पूरा पैसा जो नहीं पाए का माल दे दूंगा। धोनी भैया मैंने आपसे अभी क्या कहा था ये बताइए आप। हाँ। इसके बावजूद मैं घर पे आके 50,000 रुपए मैंने भेजा है इनके पास। कहाँ भेजा, किसको भेजा? 50 आपकी कंपनी के आपके अकाउंट में दिया है। अकाउंट को देखो, 10,000 रुपए मैं बता रहा हूँ ना। हाँ 10,000 रुपए परशुरामपुर से गए। एक भी दिन किसी पार्टी से किसी भी से बात नहीं की। सुनो किसने? ऊपर तुमने किससे बात की? बताओ मुझे बताओ किससे बात की? लड़कों से बात कर रहा हूँ डेली। लड़कों को तो भेजिए, पेमेंट आ रहा है आपका। हरिहरगंज से परशुरामपुर से पेमेंट गया आपके पास। किसी एक सिंह ट्रेडर्स में गया, सिंह ट्रेडर्स से बात नहीं हुई। मौर्या से डेली बात हो रही है। मौर्या का एक भी पैसा नहीं आया। आप स्टेटमेंट। अब यहीं से शुरू होता है पैसा, पुलिस और राजनीति की ताकत का असली प्रयोग। 5 जून 2023 को भरतलाल के खिलाफ फतेहपुर के औंग थाने में कई गंभीर धाराओं में, जिसमें 420, 408, 328 और 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। देखने वाली बात यह भी है कि पुलिस को भी मुकदमा दर्ज करने की इतनी जल्दी थी कि उसने भरतलाल से उसका पक्ष जानना भी जरूरी नहीं समझा। आखिर किसका दबाव था स्थानीय पुलिस पर? कहीं इसी व्यवस्था पर तो पैसे खर्च करने की बात तो नहीं कर रहा था मुदित? सबसे मजे की बात है
कि इस एफआईआर में जिस ड्राइवर रवि को भरत लाल द्वारा जहर देने की बात कही जा रही है वह खुद को जहर देने की बात से अनभिज्ञ है। आप सुनिए क्या कहता है ड्राइवर रवि। गाड़ी में बैठे हैं बिल्की में। अच्छा, गाड़ी में बैठे हो बिल्की में। हाँ। और सुना क्या हाल है? ठीक है, बस समय काट रहे हैं कैसे करके। कुछ हालचाल पता है क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं पता। जब लास्ट बार 19 को आपने फोन किया था मतलब आप ना ही आपसे बात हुई ना ही भैया से बात हुई है। ना ही मतलब 19 तारीख के बाद से किसी फोन नहीं आया, ना आप ही का आया था ना ही। अच्छा। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो रवि ने बताया था कि मुझे चाय में कुछ पिला दिया और 2.5 लाख रुपए मेरे मतलब 2.5 लाख रुपए लेके भाग गए सलमान। आपको बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मुझे रवि ने बताया था, ड्राइवर ने। हाँ। नहीं, मुझे क्या मालूम था कि मार्केट से कितना पेमेंट आया। झूठ बुलवा रहे या कुछ नहीं है? झूठ बुलवा रहे और कुछ नहीं और खुद भी बोल रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो रवि ने बताया था कि साहब मुझे चाय में मिला के कुछ पिला दिया और मैं बेहोश हो गया और मेरे सामने मार्केट से 2.5-3 लाख रुपए मिले तो उसको लेके भाग गए सलमान। आपने ऑनलाइन जो लिए थे वो कितने करीब लिए होंगे? अरे 13,000 रुपए थे, तुझे दिखाया ना, हिसाब लिखा नहीं उसमें। 13,000। अच्छा। और 13 वो थे, 30 ये थे टोटल सब आपने जोड़ करके? सब मतलब जोड़ के वो 60-62 हजार रुपए का हिसाब था। हाँ। 65 का 67 जो भी था। हाँ 67 का था। हाँ। हाँ। बस समय काट रहे हैं कुछ नहीं। ये है, ये बोल रहे हैं वो। अब ये बता, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? अब ये तो झूठ ही बोल रहे हैं ना, सच थोड़ी ना। ऐसा कहीं कुछ हुआ ही कहाँ है। साहब मुझे चाय में मिला के कुछ पिला दिया और 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेके शर्मा जी भाग गए। नहीं तो अब हमारे पास फोन आएगा तो हम कह देंगे कि भैया झूठ नहीं बोल पाएंगे, हम बस जो हुआ है वो हम बता रहे हैं आपको, झूठ नहीं बोल पाएंगे। इस बार बिल्कुल क्लियर मना कर देंगे। अरे जहर खिलाने की तो बात ही, जहर कहाँ से खिला दिया मैंने तुझे, ये बता दे बेटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी हमें। आपसे उस दिन भी वहाँ पर कोई बात हुई थी जब अयोध्या में थे, तब भी आपने पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हमने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया ही था आपको कि जैसे पिताजी रहते हैं हमारे साथ वैसे हम भी आपको समझ रहे थे। वो कह रहे साहब आपने रवि को जहर खिला दिया, चाय में मिला के नशीली वस्तु पिला दी और वो बेहोश हो गया और आप भाग आए। ये तो रवि ने बताया है, रवि शंकर ने। कब बात हुई आपकी? लिख के दिया है उन्होंने। अच्छा, उसी FIR में? हाँ। नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही बेवजह का बनाया है। हमारी तो बात ही नहीं हुई उस दिन से। जब कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी एक बार, उसके बाद से फिर आपका फोन एक बार आया 19 को, बस उसके बाद फोन ही नहीं है। फिर ना उन्हीं का आया ना आप ही का आया। और उस दिन की कह रहे हैं जिस दिन हम और तुम फैक्ट्री से निकले थे, हाँ, 6 लाख रुपए लेके निकले थे। जब तो फैक्ट्री में कौन कौन था जब हम तुम निकले थे? अवस्थी तो था नहीं। अवस्थी नहीं तो गोपाल भैया थे और एक क्या है, अरे एक वो जो लेबर है वहाँ पर वो था, और ये धर्मेंद्र भैया थे। सभी लोग भैया देखा भी था क्या के ले जा रहे हैं। समझे कि साहब 6 लाख रुपए उस दिन लेके निकले थे। 6 लाख रुपए लेके निकला था मैं, बता ईमानदारी से। तुम नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। बस वो एक बोरी थी सैंपल की और कुछ पैकेट बने हुए थे और अब मतलब कि आपकी एक फाइल थी बस, और कहीं कुछ था ही नहीं। गाड़ी तो हम ही ने साफ की थी ना पूरी। तो हम मान लेते हैं कि लेके निकले भी तो कितना का मतलब उसकी आपके पास ट्रांजेक्शन होनी चाहिए मोबाइल में, ठीक। और अगर वो नहीं बैग में लेके भी तो निकले हैं, तो वो भी तो नहीं, बैग भी तो नहीं था ना। झूठ बुला रहे कुछ नहीं। चलो ठीक है, भगवान देखेगा यार। आपकी तबीयत ठीक है ना? अब तो ठीक हो गए होंगे। हाँ तबीयत ठीक है। अब वो फोड़े क्या हुआ था जो सर में था? अब तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब तो।
अब कोई दर्द तो नहीं होता? अब कोई दर्द वर्द नहीं है, पीछे 2 ऑपरेशन हुए यार। अच्छा, काफी पैसा लग गया होगा उसमें तो। हाँ, पैसा तो लगता ही है। उस दिन आप जा करके सही किए थे, न जाते तो फिर पता नहीं कितना और बढ़ जाता, क्या होता। वही तो, अब मैं बताओ इतनी तबीयत खराब पे आता नहीं है, बताओ। छुट्टी देनी चाहिए, अगर छुट्टी नहीं भी देनी चाहिए तो फिर भी ये कहना चाहिए कि मेरे पास आओ, उसके बाद मतलब कि दिखाओ हमें, मतलब कुछ समझे तो कि हम देखे कितनी क्या। उस दिन वहाँ नवाबगंज में दिखाया नहीं था मैंने ने? हाँ, दिखाया नहीं दिखाया था? पहले दवाई ले लो। हाँ, दवाई के लिए बोल रहे थे ना। भाई नवाबगंज में 19 तारीख को ने दिखाया था, नहीं दिखाया था? देखो मेरे क्या हो रहा है, वहाँ पेड़ के नीचे खड़े थे, अब ये पुचका वगैरह खा रहे थे। हाँ, आपने ड्राइवर की तमाम बातचीत तो सुन ही ली होगी। एक अन्य बातचीत में खुद को डरा हुआ और मजबूर बताते हुए रवि ने भरतलाल को खुद ही बचाव के तमाम सबूत भेजता है, जिससे भरतलाल अपना बचाव कर सके। और इसी बातचीत में वह भरतलाल को अपना पिता तुल्य भी बताता है। इस पूरे घटनाक्रम में गौर करने वाली बात और उठने वाले सबसे बड़े सवाल ये हैं कि क्या पैसों की ताकत पर बनाए गए दबंग साम्राज्य में कोई व्यक्ति एक नौकरी करने वाले को इतना मजबूर और असहाय बना देता है कि वह अपने परिवार की रक्षा के लिए आत्महत्या तक को मजबूर होने का विचार करने लगे। क्या सचमुच एक गरीब के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या यही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस की हकीकत? जवाब आपको ही देना है। अभी इस प्रकरण में बहुत से सनसनीखेज खुलासे होना बाकी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचाया जा सके। नमस्कार।